तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत पर बार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा उस कत्ल का जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ और वहाँ के सबसे पॉश इलाके जहाँ बहुत सारे बड़े कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, सफारत खाना है। उसी एरिया में थोड़ा आगे जाके इंडियन एम्बेसी भी है, लेकिन जिस जगह पे ये कत्ल हुआ वो फ्रेंच एम्बेसी के गेट के एकदम सामने हुआ। और ये कत्ल हुआ था एक बहुत बड़े व्यापारी का, जो एक टेलीविज़न नेटवर्क भी चला रहा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और पूरे कत्ल की तैयारी उत्तर प्रदेश की जेल में बैठे एक पुराने खिलाड़ी ने रची थी पूरी गेम। और वो गेम रचने वाला कोई और नहीं, किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव था। और मरने वाले व्यापारी का नाम था जमीम शाह। और देखिए क्यों जमीम शाह को मारने की नौबत आई और कैसे इसकी पूरी साजिश बरेली जेल में बैठ के रची गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि भारतीय एजेंसीज को और छोटा राजन समूह के लोगों को इस बात का शक था कि जमीम शाह आईएसआई का एजेंट है और जो लोग नकली नोट भारत के हिंदुस्तान पहुंचाते हैं और क्रिमिनल्स को हथियार मुहैया करवाते हैं, उनमें से एक जमीम शाह। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर ये था, जमीम शाह के ऊपर, कि 99 में जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट काठमांडू से हाईजैक की गई थी और बाद में उसको काबुल लेके जाया गया, उसमें 6 बड़े आतंकवादियों को छुड़वाया गया था, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में जाके मुंबई पे और हिंदुस्तान पे हमले करवाए। तो कहीं ना कहीं एक एजेंसी भी हमारी इस बात से नाराज़ थी कि ऐसे लोग जो हवाई जहाज हाईजैक करते हैं, उनको काठमांडू में रहने का बंदोबस्त और उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जमीम शाह और उसके साथियों ने दी थी। ये सबसे बड़ा कारण था। 98 में दिलशाद मिर्ज़ा बेग के कत्ल के बाद एक तरीके से पूरा आईएसआई का काम हैंडल करने लगा था जमीम शाह। हालांकि उसने बहुत बार इस बात से इनकार किया था कि उसका कोई आईएसआई से लेना देना है, लेकिन उसके दुश्मनों के पास इस बात की खबर थी कि पाकिस्तान एम्बेसी के 2 बड़े अफसरों के साथ जमीम शाह के बहुत करीबी रिश्ते थे। और इसकी पुरानी जो बैकग्राउंड है, इसके जो दादा थे वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर जो उस समय राज्य हुआ करता था, वहाँ से माइग्रेट होके काठमांडू गए थे। तो पुराने रिलेशन उनके थे, एक भारत के खिलाफ फीलिंग और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी उनके स्वभाव में थी। शायद उसी रंजिश को लेके चलते हुए उन्होंने आईएसआई के उन मंसूबों का साथ दिया जिनके जरिए भारत को नुकसान पहुंचाया जाता रहा और आज भी पहुंचाया जा रहा है। तो उसको मारने की पूरी प्लानिंग जिम्मेदारी रची बरेली जेल में बैठे बबलू श्रीवास्तव ने। बबलू श्रीवास्तव ही वो आदमी था जिसने मिर्ज़ा दिलशाद बेग के कत्ल की पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि उसका साथ बहुत सारे छोटा राजन के लोगों ने भी दिया था, जिनमें बालू ढोकरे भी था। तो कहीं ना कहीं ये गैंग दोनों एक बार फिर इकट्ठे होते हैं जमीम शाह को मारने के लिए 12 साल के बाद। जमीम शाह का मर्डर 2010 में होता है। और इसमें जो
शार्प शूटर भेजे जाते हैं वो बहुत प्रोफेशनल भेजे जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और बड़ी तैयारी से वो लोग गए। बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन उनको दिए गए। पूरी काठमांडू में रेकी की गई, और जैसे ही अपनी गाड़ी में ये आदमी जा रहा होता है तो वो हथियारबंद लोग इसका पीछा करते हैं। दो के दोनों लोग जो उत्तर प्रदेश से गए थे और बबलू श्रीवास्तव ने भेजा था, और फ्रेंच एम्बेसी के बाहर इसकी गाड़ी के पास जाके दोनों मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन्होंने इसका कांच नॉक डाउन किया जैसे कोई रास्ता पूछना होता है। तो जमीन साहब वो अपने ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पे लेफ्ट में बैठा था। उसने कांच नीचे करके जैसे ही उनको पूछा क्या बात है, तो उन्होंने दार दार गोलियां चला के उसी की गाड़ी में उसका कत्ल कर दिया। और इस पूरे जो प्लानिंग थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो 6 नेपाली लोगों ने दी थी, और उसमें 2 पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। एक उस समय सब इंस्पेक्टर था नेपाल पुलिस का क्षेत्रीय, और दूसरा जगदीश चांद जो DSP था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये उस साजिश में शामिल थे। इनका मेन काम था दोनों शूटर्स को भारत नेपाल के बॉर्डर से सेफ तरीके से निकाल के काठमांडू ले जाना, और वहाँ पे काम होने के बाद दोनों को सेफली वापस भारत क्रॉस करवा देना, ताकि वो नेपाल पुलिस के हत्थे ना चढ़ सके। तो सबके सब सबूत मिटाने के लिए इन लोगों का साथ लिया गया बबलू श्रीवास्तव गैंग की तरफ से, जिसकी अच्छी खासी जड़ें नेपाल में मौजूद थी। वो खुद भी वहाँ नेपाली पासपोर्ट पे रहा है कुछ साल। बबलू श्रीवास्तव जब भारत से भागा हुआ था, नेपाल से वियतनाम, बैंकॉक होते होते सिंगापुर पहुँच गया, और वहाँ से उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भारत लाया गया, और उसके ऊपर मुकदमा चला, जिसकी सज़ा आज वो बरेली जेल में भुगत रहा है। बहुत सालों से जेल में है। हमने 2 एपिसोड बनाए थे, आप रेफरेंस के लिए वो भी देख सकते हो। तो इन दोनों पुलिस वालों ने अपनी पुलिस की वर्दी का फायदा उठाया, और आरोपियों को बड़ा सेफली काठमांडू तक लेके गए। पूरे एरिया की रैकी करवाई ताकि किसी को शक नहीं हो। ये दोनों भारतीय शार्प शूटर नेपाल से भागने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जो इन दोनों पुलिस वालों के रोल की जांच पड़ताल करती है। छेत्री को बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसने सज़ा भी भुगती, लेकर DSP जगदीश चांद भाग के नेपाल छोड़ के भारत आ जाता है और अपना हुलिया बदल के यहाँ पे रहना शुरू करता है। और भारत में रहते हुए इस आदमी ने इतना लो प्रोफाइल रखा कि 5 साल तक ये नेपाल पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब देखिए, जब पुलिस पीछे लगती है तो बहुत बुरी तरह लगती है, भले वो काठमांडू की हो या कहीं। इस आदमी के नाम का इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ, लेकिन कहते हैं कि इसको कोई प्रोटेक्शन थी भारत में जो इसको हमेशा बचा के रखती थी। जो मरने वाला था वो बहुत ही अमीर आदमी था। असल शोक राज दरबार में 7 फरवरी को उसका कत्ल होता है, और उसके बाद जो कमीशन बैठता है उसमें एक रिटायर्ड जज नेपाल हाई कोर्ट के गोविंदा प्रसाद परजौली, उनको ये कमीशन लगाया जाता है, और उसमें और कुछ लोग भी होते हैं। सब इंस्पेक्टर छेत्री पकड़ा जाता है, DSP जगदीश चांद भाग जाता है, और बड़ी 5 सालों की मेहनत के बाद
जब चांद को ये लगता है कि अब शायद पुलिस ने उसका खुरा खोज ढूंढना बंद कर दिया है, तो वो अपने जो उसका नेपाल में जो उसका गांव था बैताडी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बानेश्वर एरिया जो है वहाँ का रहने वाला था, और भेष बदल के अपना पूरा अपने घर में रहना शुरू कर दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन 5 साल के बाद भी काठमांडू की पुलिस जो उसको ढूंढ रही थी, उनको इसका पता चलता है। ये दाढ़ी मूछ बढ़वा के, बालों का स्टाइल चेंज करके और ये किस्म का चलना फिरना चेंज करके रहता रहा, और किसी को शक नहीं हुआ, और अल्टीमेटली इसको नेपाल पुलिस पकड़ लेती है और उसको बाद में सज़ा भी होती है। अब देखिए, ये लोग जो क्रॉस बॉर्डर, एक तरफ नेपाल का बॉर्डर, एक तरफ हिंदुस्तान का बॉर्डर, और उत्तर प्रदेश का बहुत लंबा पोर्शन नेपाल के साथ लगता है। कल एपिसोड में भी हमने बात की थी। लेकिन अब देखिए, बबलू श्रीवास्तव को जो जेल में एल.डी. अरोड़ा जो एडिशनल कमिश्नर थे कस्टम के, उनके कत्ल के केस में उम्र की सज़ा हुई है, उम्र कैद की, उसको क्या ज़रूरत थी ये एक नया काम करने की? हालांकि उसका ऑफिशियली नाम कहीं नहीं आता, उसको कोई एक्ट्रेस की सज़ा नहीं हुई, उसके ऊपर कोई केस नहीं चला। तो लगता ये है कि इतना लंबा समय जेल में रहने के बाद जो उसकी अपील वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट तक हुई, सब खारिज हो गई, उसको बेल नहीं मिली, फरलो नहीं मिली, तो उसने शायद सोचा होगा कि एजेंसीज को खुश करने का एक यही तरीका, देश के एक दुश्मन को मारा जाए तो शायद हमारी एजेंसीज मुझे जेल में से निकलवाने में मदद करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्सर हमने देखा है कि आप जब तो अपने मुकाम पे होते हो किसी पे, तो आपका फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत एक तरफ से कहो ख़त्म हो जाती है, तो आपको फिर छोड़ दिया जाता है, कोई हेल्प नहीं करता। कहने को छोड़ा, राजन ने भी बहुत से ऐसे मर्डर किए, 33 के करीब जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज थे उनको मार के, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी जेल जाना पड़ा। जे पत्रकार के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हुई, वो भी आज तिहाड़ जेल में है। 72 के करीब केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, जिसमें 30 केसेस जो थे उनका फैसला हो गया है। किसी में 5 साल की सज़ा, किसी में 7 साल की सज़ा, लेकिन जे केस में उम्र कैद की सज़ा है, जिसके तहत उसको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ेगा। सब अपीलें खत्म हो गई है। 40 के करीब केस अभी भी चल रहे हैं, तो सब के सब CBI को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और सब के सब केस दिल्ली जुरिस्डिक्शन में चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छोटा राजन की गवाहियाँ होती हैं, और कई केस तो CBI ने बंद कर दिए कि जहाँ गवाह नहीं मिलते थे। उसी तरह बबलू श्रीवास्तव के भी सारे के सारे केस जो है उनमें सज़ा हो चुकी है, किसी में 5 साल, 4 साल, 2 साल। तो जब तक आप काम के थे तो एजेंसीज ने आपका साथ दिया, और जब देखा कि अब इनसे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो उनको फिर जेल में जाना पड़ता है। वहाँ से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कानून के रास्ते के आगे एजेंसीज भी कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको इसी तरह जो और सी कहानियाँ, क्रॉस बॉर्डर जो गैंगस्टर्स की गतिविधियाँ रही हैं, इसी किस्म के केस दुबई में भी मर्डर हुए, पाकिस्तान में भी हुए, बांग्लादेश में हुए, नेपाल में हुए, इसी तरह मलेशिया में हुए। तो ये बहुत एक बड़ा नेटवर्क था जहाँ पे एजेंसीज ने अहम रोल अदा किया। एक गैंग के लोगों को साथ मिला के, फिर पहले को छोड़ा, दूसरे के साथ हाथ मिलाया, फिर उसको छोड़ के तीसरे के साथ मिलाया। तो बहुत सारे करैक्टर इसके अपना अपना काम करके अब चुप बैठे हैं। कोई जेल में है, कोई बाहर जो बैठे हैं वो अभी तक बचे हुए हैं।
दूसरा जो एक दूसरे के क्रिमिनल्स को मारना दूसरे देश में जाके, ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेपाल में जाना करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। पोरस बॉर्डर है, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, क्रॉस करके कहीं से भी जा सकते हो और वापस आ सकते हो। ये एक दूसरे कंट्री से डिफरेंट सिनेरियो भारत और नेपाल का है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।